हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका बिश्नोई। वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी बेहतर कर रहे होंगे, अच्छे होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। कब आया था, कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे और ज़रूर पसंद करेंगे। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है देन यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है, सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर। हम पढ़ेंगे सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर क्या है, राइट्स क्या क्या है अनपेड सेलर के। कई बार क्या होता है कि सेलर को पैसा नहीं मिलता है, पेमेंट नहीं मिलती है, तो उसको भी राइट्स मिले गए हैं इस एक्ट के तहत। बायर्स के कौन कौन से राइट्स हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ सेलर के हैं, बायर के भी हैं। चलिए अब देखते हैं, ये इन चीज़ों को डेप्थ में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहा गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था। जैसे कि हम सभी को पता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया था 1930 में। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। इसके अंदर प्रोविजंस की बात की गई है। ठीक है, कौन कौन से प्रोविजंस इसके अंदर हमने प्रोविजंस की बात की है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से और कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू सेल से रिलेटेड है। ठीक है, सेक्शन 4 क्या बताता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में, एंड सेक्शन 210 बताता है एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या आता है, जब एक बायर को एक सेलर क्या करता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है, वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन उसी टाइम पे ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने की बजाय अगर बात कर ली जाती है फ्यूचर की, तब क्या आ जाता है, एग्रीमेंट टू सेल। आया डिफरेंस समझ में। चलिए अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स आते हैं सेल्स एक्ट के अंदर। सबसे पहले 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, अकेला थोड़ा ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके लिए क्या चाहिए, एक सेलर और एक बायर। सेकेंड, गुड्स होना चाहिए। गुड्स कैसे गुड्स होंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो इमूवेबल हो आप उसी को मतलब कि उसके अंदर इंक्लूड कर दो, वो अभी एग्जिस्ट करे, या फिर फ्यूचर गुड्स हो। क्या क्या चीज़ें गुड्स के अंदर एक्सक्लूड की गई है, एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मेन पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप तो ट्रांसफ़र होगी ना सेलर से बायर को। नेक्स्ट, प्राइस। प्राइस क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे पार्टीज़ कि कौन सा प्राइस उनको डिसाइड करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्सेंट मतलब कि वो म्यूचुअली कॉन्सेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को धमका के बोल रहे हो कि मेरे से मैं तुमको बेचूंगा और तुमको खरीदना ही पड़ेगा। नहीं, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। लीगल कैपेसिटी, लीगली कैपेबल होना चाहिए दोनों पार्टीज़, ना तो उनको उनके ऊपर कोई केस चल रहा हो, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ ना हो, ना ही माइनर होना चाहिए, 18+ एज होनी चाहिए, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन कैसे होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होता है, जब एक पार्टी, लेट्स एग्जांपल ए क्या हो गई, मान लीजिए जैसे हमने पढ़ा था ना प्रोमिजर एंड प्रोमिजी, जो एक पार्टी जिसको सेल करना है वो बी को क्या कर देती है, ऑफ़र कर देती है, प्रपोजल दे रही है कि मैं ये चीज़ बेचना चाह रहा हूँ, तो वो हो गया ऑफ़र। बी पार्टी क्या करी है, अगर उस चीज़ को बी पर्सन को क्या होगा कि समझ में आएगा कि हाँ मेरे को ये वाली चीज़ लेनी है, उसने उसको एक्सेप्टेंस के लिए एग्री कर दिया, तो मतलब दोनों का आपस में क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया या म्यूचुअल कंसेंट हो गया। मतलब कि एक ऑफ़र बनाएगा तो दूसरा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इंटेंशन टू ट्रांसफ़र ओनरशिप, दोनों पार्टीज़ के पास में इंटेंशन होना चाहिए कि अगर एक ट्रांसफ़र कर रहा है तो दूसरे को एक्सेप्ट करना है ऑनरशिप को। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटरमाइन करेंगे, म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि कैसा उनको जो भी रीज़नेबल प्राइस लगेगा उस हिसाब से। फिर आती है टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन किस चीज़ से रिलेटेड होगी, क्वालिटी। हर कोई इंसान क्या देखता है, क्वालिटी मैटर्स। डिस्क्रिप्शन कैसी है, डिलीवरी कैसे दे रहा है, पेमेंट ऑफ गुड्स कैसे किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक्सप्रेस भी यूज़ कर सकते हैं और इम्प्लाइड भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्रेस क्या होता है, इम्प्लाइड क्या होता है, बताया था मैंने पिछली क्लास में, ज़रूर देखना। रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट। रिटर्न में क्या आएगा, सेल सिर्फ रिटर्न में होगी। ओरल में क्या आएगा,
कि बोल कर दोनों का पार्टीज़ का क्या होगा, मतलब कि उनका एक वो डिसाइड करेंगे कि वो रिटर्न कर रहे हैं या फिर ओरल कर रहे हैं। ओरल मतलब बोल के कर लिया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिफरेंसेस क्या है सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में। आई एम सॉरी, ये क्या हो गया, पीछे चला गया क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सेल क्या है? क्या है सेल? एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। ये भी मैंने बताया था पिछली क्लास में। एग्जीक्यूटरी है एग्रीमेंट। सेल मतलब हो चुकी अभी, और एग्रीमेंट मतलब इन फ्यूचर, जहाँ पे हम फ्यूचर की बात करें। इसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र होगी? जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और इसमें प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र होगी? फ्यूचर में। सेलर यहाँ पे रीसेल नहीं कर सकता, और यहाँ पे सेलर फर्दर रीसेल कर सकता है जब तक उसके पास में गुड्स हैं। तो जो भी बायर है उसको जल्दी से उसको चीज़ खरीद लेना है, वरना उसको रीसेल कर देगा। रिस्क किसके पास में होता है? बायर को, क्योंकि ऑनरशिप किसके पास में है? बायर के पास। यहाँ पे रिस्क किसके पास है? सेलर के पास। ऑनर कौन है? सेलर। अब बात करते हैं ब्रीच ऑन द पार्ट ऑफ बायर। अगर बायर क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, तो सेलर क्या करेगा? प्राइस और डैमेजेस दोनों के लिए क्लेम करेगा। और अगर यहाँ पे अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो सेलर सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए करेगा, प्राइस के लिए नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो लॉस कौन करेगा? बायर करेगा, क्योंकि ऑनरशिप किसके पास में है? बायर के पास है। और इसके अंदर गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो लॉस कौन बियर करेगा? सेलर करेगा, क्योंकि अभी किसके पास में है? सेलर के पास में है ऑनरशिप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ की प्रोविजंस की। कौन कौन से प्रोविजंस हैं, किस किस चीज़ को लेके प्रोविजंस हैं? सबसे पहला, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्मेशन होना चाहिए? एक्ट के तहत ही होना चाहिए। एक्ट क्या बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होगा वो या तो रिटन हो या ऑरली हो। ये इम्प्लाइड भी हो सकता है, जो भी पार्टीज़ को ज़्यादा फेवरेबल लगे। कुछ की एलिमेंट्स हैं। ऑफर, एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोल रही है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना, जो बायर है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। कंसिडरेशन, म्यूचुअल कंसेंट है उनका। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, मतलब वो लीगली एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं। सर्टेनिटी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, मतलब कि साउंड माइंड का होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप किसके पास में रहेगी? जिसके पास में गुड्स होंगे उसी के पास में ऑनरशिप रहेगी, ठीक है। तो एक्ट क्या स्पेसिफाई करता है? कंडीशंस होगी कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप किया जाए, ठीक है। ऑनरशिप क्या होगी? सेलर से बायर के पास में जाएगी जब भी डिलीवरी का टाइम आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी दो तरीके से होती है। डिलीवरी को हम दो तरीके से समझते हैं। एक एक्चुअल का मतलब क्या है? मतलब एक्चुअल इट मीन्स उसी टाइम पे जो फिज़िकली ट्रांसफ़र कर दिया गया है, मतलब हाँ रियलिटी में वो गुड्स को ट्रांसफ़र कर दिया है। कंस्ट्रक्टिव, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया है लेकिन अभी तक सेलर के पास में ही है, ठीक है, वो होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कि वो देखेंगे आगे किस टाइम पे उनको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑफ डिस्पोजल जो सेलर के पास में होता है वो क्या कर देता है? वो उसका यहाँ पे यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड टाइटल अंडर द एक्ट। कैसे होती है इसके तहत? जब प्रॉपर्टी पास की जाएगी। इसके अंदर बात करते हैं, अगर हम अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें, दो तरीके के हैं, एक अनकंडीशनल और एक कंडीशनल। अनकंडीशनल के अंदर हम क्या बात करेंगे? जो प्रॉपर्टी है ना, जो अभी गुड्स है, वो क्या होंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तब बायर को चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब कंडीशन की बात आई तो भाई सेलर अपना हुक्म जताएगा। उसने पहले से ही कंडीशन लगा दी है कि हाँ मैं मेरी मर्जी से के हिसाब से, जो हमने कंस्ट्रक्टिव में पढ़ा ना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, वो इससे थोड़ा रिलेट कर रही है, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ गुड्स, अगर बायर ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या करेगा सेलर? तुम रिजेक्ट करके तो दिखाओ। वो डैमेजेस के लिए शू कर देगा, वो शूट फाइल कर देगा कोर्ट में कि ऐसे कैसे तुम रिजेक्ट कर सकते हो। जो भी डैमेजेस होंगे उनके लिए वो केस फाइल कर सकते हैं। पासिंग द टाइटल मतलब ऑनरशिप।
ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाएगी बायर को जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ सेलर। सेलर के कौन कौन से राइट्स हैं? पहला क्या राइट है? राइट टू रिजर्व डिस्पोजल ऑफ गुड्स। जब तक वो चाहे, मतलब कि स्पेसिफिक कंडीशंस जहाँ पे आइडेंटिफाई की गई है, स्पेसिफिक कंडीशन से आपको ऊपर 2 चीज़ें और बढ़ाई है, वो भी ध्यान रखनी चाहिए। इसी टाइम पे याद आना चाहिए कौन कौन सी थी वो चीज़ें, ठीक है। तो डिस्पोजल ऑफ गुड्स क्या कर देगा, उसके पास में राइट है कि वो रख सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि एज्यूम बायर एक्सेप्टेंस, वो लेके चलेगा कि जब भी वो डिलीवर करेगा कुछ भी होगा तो बायर उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, मतलब कि डिलेज नहीं होएगी डिलीवरी में। डिलीवर गुड्स अपॉन बायर एप्लीकेशन, जब बायर बोलेगा उस हिसाब से उसको डिलीवर करना है गुड्स को, ठीक है। मतलब कि ये बताएगा कि बायर को बता देगा कि हाँ गुड्स भाई अवेलेबल है अभी। राइट टू डिलीवर गुड्स इन इंस्टॉलमेंट्स, मतलब कि अगर सेलर चाहे तो उसको इंस्टॉलमेंट में भी डिलीवर कर सकता है। फिर बात आती है राइट टू एक्सरसाइज लीन एंड रिटेन पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि सेलर के पास में राइट है अपने इंटरेस्ट और को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जब तक पेमेंट ना मिले उसको, सभी को क्या चाहिए, पैसा, पैसा चाहिए भाई। जब तक पेमेंट नहीं मिलेगी बायर पोजेशन ऑफ गुड्स नहीं ले सकता। जब तक बायर के पास में पहुंचेंगे ना गुड्स, उससे पहले मेरे को पैसा चाहिए, ये राइट कहता है। राइट टू स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट, बीच में रोक सकता है, क्या पता भाई जो बायर है वो पेमेंट करे ना करे। राइट टू विदहोल्ड डिलीवरी व्हेन पार्टी हैज़ नॉट पास्ड, जब तक प्रॉपर्टी, इट्स नॉट पार्टी इट्स प्रॉपर्टी, जब वो क्या करेगा, डिलीवरी को अपने पास में ही रखेगा जब तक वो पास ना कर दी गई हो। रीसेल करेगा गुड्स को अगर कुछ सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, जैसे कि मतलब बायर इंसॉल्वेंट हो गया है या वो पेमेंट नहीं करेगा, पता चल गया वो फ्रॉड कर रहा है, तो शू फॉर प्राइसेस जो भी डैमेजेस हुआ है उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। अब बात करते हैं राइट्स। तुमने हक तो जमा दिया अपना, अब थोड़ा काम भी कर लो। तुम्हारी ड्यूटीज़ क्या क्या है सेलर की, वो हम पढ़ते हैं। ड्यूटीज़ में क्या बताता है, अरेंज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो आ जाएंगे, ठीक है। एप्रोप्रिएट और कन्फर्म गुड्स को शेयर करना, जो भी मतलब कि उन्होंने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की थी कस्टमर ने, उसके बिहाफ पे उसको गुड्स को क्या गया वो अवेलेबल करना और उस तक पहुंचाना है, ठीक है। एब्सोल्यूट और इफेक्टिव टाइटल, टाइटल मतलब ऑनरशिप। ड्यूटी टू डिलीवर गुड्स एज पर कॉन्टैक्ट टर्म्स, मतलब कि कब डिलीवर करना है, कौन सी डेट को करना है, कौन सी लोकेशन पे करना है, कौन कौन सी बाकी कंडीशंस उन्होंने अटैच की है वो अरेंज करना है। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, इंश्योरेंस को अरेंज करके देना है अगर ट्रांसमिशन की बात की जा रही है, ठीक है, ये भी आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी टू पुट गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट मतलब एक प्रॉपर तरीके से गुड्स को ट्रांसफ़र करना है। ड्यूटी टू डिलीवर गुड्स टाइमली एंड एग्रीड क्वांटिटी, एक तो जो टाइम डिसाइड किया था उस हिसाब से, जितनी क्वांटिटी उन्होंने बात की थी उस हिसाब से। एक्सपेंसेस भी बियर करने, जो भी डिलीवरी के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस आएंगे ना वो ड्यूटी भी सेलर की ही होगी, ठीक है। ड्यूटी टू अरेंज फॉर इंश्योरेंस, ये सॉरी मिस रिप्रेजेंट हो गया, अगेन से दोबारा से मिस टाइप हो गया ये। ड्यूटी टू इन्फॉर्म बायर अबाउट गुड्स सेंट वाया सी रूट, अगर आप सी रूट के थ्रू गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसके लिए बायर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब आएगी अनपेड सेलर की बारी। ड्यूटीज समझ ली, राइट समझ लिया, सब कुछ समझा दिया वे, फिर भी बायर पेमेंट नहीं कर रहा है, क्या करूँ अब मैं? चलिए बताती हूँ क्या कर सकते हो आप। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन मतलब कि पोजेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स को अपने पास रख सकते हो जब तक कि आपको फुल प्राइस ना मिल जाए, ठीक है। इसी को सेलर्स लीन बोलते हैं, ठीक है। इससे हमको क्या मिलता है कि हम प्रोटेक्टेड रहते हैं कि हम भी गुड्स को डिलीवर नहीं करेंगे जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, बीच में रोक सकते हो, क्यों भेजूँ भाई मैं, जब तक तुम पेमेंट ही नहीं करोगे तो मैं क्यों भेजूँ, या हमें पता चल जाए कि वो इंसॉल्वेंट हो गया तो हम बीच में रोक सकते हैं, ठीक है। राइट टू रीसेल, 2 कंडीशंस होती है, या तो गुड्स पेरिशेबल हो तो भी हम रीसेल कर सकते हैं, या फिर
मतलब कि पता चले कि हमको बायर की इंटेंशन, हमने नोटिस भी दे दिया बायर को कि हम रीसेल कर रहे हैं और उसका भी कुछ वो नहीं हो रहा है, तो वो रीसेल भी कर सकता है, ठीक है। और डैमेजेस भी कवर कर सकता है ओरिजिनल बायर से, जो भी रीसेलिंग के लिए रीसेलिंग के टाइम पे उसको लॉसेज हुए हैं वो चीज़। राइट्स ऑफ बायर, बायर के कौन कौन से राइट्स हैं। अब सारे सेलर की चीज़ें तो गिनवा दी, थोड़ा बायर पे भी देख लेते हैं। बायर का क्या है कि राइट, पहली चीज़ तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको डिलीवरी ऑफ गुड्स मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कर सकता है, राइट टू रिजेक्ट नॉन कन्फर्मिंग गुड्स, मतलब कि जो भी पहले उसको सैंपल दिखाया गया था, सैंपल से एक्चुअल गुड्स अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट कर सकता है। रेपुडिएट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को अगर इंस्टॉलमेंट्स की बात पहले नहीं की गई और फिर वो गुड्स को इंस्टॉलमेंट्स में भेज रहे हैं। सेक्शन 38 का 1 पार्ट बताता है ये चीज़। राइट्स टू बी इन्फॉर्म एंड अरेंज फॉर इंश्योरेंस, अगर क्या करता है कि सेलर ने पहले ही बात कर ली है कि मैं सी रूट से भेज रहा हूँ, तो फिर वो इंश्योरेंस का काम ये देखेंगे। राइट टू एग्जामाइन गुड्स फॉर कन्फर्मिटी, एग्जामिनेशन करने का राइट इसके पास में है लेने से पहले। प्राइस रिकवरी के लिए बोल सकता है, अगर गुड्स ढंग की क्वालिटी के उसको नहीं मिले हैं तो वो प्राइस रिकवरी के लिए भी बोल सकता है। राइट टू शू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर डिलीवर नहीं किया जा रहा है, ये राइट है इसके पास में। बायर के पास में राइट होता है कि अगर उन्होंने गुड्स को डिलीवर नहीं किया है तो वो उसके लिए डैमेजेस के लिए वो फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बायर ने पहले ही बोल दिया कि जैसे स्पेसिफिक कंडीशंस की जो हम बात करते हैं कि ऐसे चाहिए और वो नहीं दे रहे हैं सेलर, तो भी वो शूट फाइल कर सकते हैं। ब्रीच ऑफ वारंटी और कंडीशन, अगर कंडीशन भी तोड़ दे या कोई वारंटी कंडीशन हो तो भी वो फाइल कर सकते हैं। इंटरेस्ट के लिए भी, अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो भी इंटरेस्ट है उसके लिए भी केस फाइल कर सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, हक तो जमा दिया, अब ड्यूटीज़ को भी समझ लेते हैं। ड्यूटी क्या है, गुड्स को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, जो भी डिलीवरी होगी उस टाइम पे करना है प्राइस गुड्स के लिए जो भी उनके पास में थे, ठीक है, जो भी एक्सेप्ट आपने किया है। ड्यूटी टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए भी आपको बोलना है कि अब डिलीवर कर दो। डिमांड के लिए भी बोल सकते हो भी इतने टाइम में कर दो, ठीक है। गुड्स को एक्सेप्ट करना कि अगर वो इंस्टॉलमेंट में अगर आपके साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो आपको ड्यूटी है कि आप उसको एक्सेप्ट करना है। रिस्क को बियर करना कि जो भी मतलब कि रिस्क हो रहा है, जैसे कि मतलब कि आपने पहले कोई और लोकेशन की बात की थी और फिर आपने दूसरी लोकेशन की बात कर ली, तो उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ होगा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। फिर क्या बात आती है, ड्यूटी टू इन्फॉर्म द सेलर फॉर रिफ्यूज़ल, अगर आपको नहीं लेने हैं गुड्स तो आप पहले से बताओगे। सेक्शन 43 डिलीवरी के बारे में, रीजनेबल टाइम के बारे में बात करेंगे। डैमेजेस पे करना है अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। अब इसके अंदर लास्ट चीज़ आती है डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर बी बेयर, मतलब कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पहले से सारी चीज़ें देखो कि उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कोई भी प्रोडक्ट के, चाहे आप कुछ भी खरीद रहे हो, चाहे टूथपेस्ट खरीद रहे हो, चाहे कोई अपना कोई कॉस्मेटिक्स का कोई आइटम खरीद रहे हो, कुछ खाने के आइटम खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, हमारी ड्यूटी है कि हम उसको चेकआउट करना कि उसकी एक्सपायरी कब है, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उन्होंने तो मेंशन किया है ना, ये हमारी ड्यूटी है कि हम चेकआउट करें, जो बायर है उसकी ड्यूटी है। तो इसी को लेट द बायर बीवेयर बोलते हैं। ये छोटे क्वेश्चंस में भी कई बार आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ भी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बात की गई है कि एसेंशियली इसका मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बायर के पास में होती है, परचेज करने से पहले बायर को ही ध्यान रख के चलना है। कैवेट एम्प्टर का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है ना बायर की, वो रिसर्च और इंस्पेक्शन के थ्रू खरीदने से पहले उसको चेकआउट करना है कि कैसी कैसी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिक्स की गई है। सेक्शन 16 बताता है प्रिंसिपल ऑफ कैवेट एम्प्टर, ये भी कई बार मैचिंग द प्रिंसिपल्स के अंदर आ सकता है क्वेश्चंस कि यहाँ पे कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन या फिर वारंटी नहीं है क्वालिटी और फिटनेस को लेके, कोई भी पर्टिकुलर पर्पस को लेके। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर को अपनी इंस्पेक्शन करनी है खरीदने से पहले, ठीक है। एसेंशियल्स चीज़ें क्या क्या है, ये ड्यूटी है बायर की कि थोरोली एग्जामाइन करे। बायर ब्लेम नहीं कर सकता अगर कोई, जब उसने ख़रीदा है उसके बाद में अगर वो कोई चीज़ बोल रहा है तो कोई डिफेक्टिव के लिए, तो वो बाद में नहीं कर सकता, लेकिन पहले ही वो चीज़ें अगर बोल सकता है।
सेलर क्या होता है, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कोई चीज़ को डिफेक्ट को रिवील करने के लिए, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बता चुके हैं। यहाँ पे कोई भी इम्प्लाइड अंडरटेकिंग नहीं आएगी सेलर के द्वारा। वो क्या करेगा, सिर्फ सप्लाई करेगा गुड्स को जो बायर के पर्पस को मैच कर रहा है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उन्होंने क्या किया कि मिस रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में ही गलत चीज़ें डाल दी है, मिस इन्फॉर्मेशन डाल दी है, गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है। कंसीलमेंट ऑफ डिफेक्ट्स, इसका मतलब कि उन्होंने कंसील कर लिया है, उनको हाइड कर लिया जो भी डिफेक्ट्स थे उसके अंदर। ठीक है, जो बायर को पता नहीं चला है। इम्प्लाइड वारंटीज, मतलब क्या हुआ कि दो कॉमन टाइप ऑफ इम्प्लाइड वारंटी होती है, जैसे एक मर्केंटेबिलिटी के लिए, एक फिटनेस के लिए। इसके अंदर क्या है कि ये दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। मर्केंटेबिलिटी मतलब कि जो गुड्स क्या है वो फिट होने चाहिए जनरल पर्पज़ के लिए, जो भी वो सेल आउट कर रहे हैं वो एक मतलब अच्छे होने चाहिए। वारंटी ऑफ फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पज़, जैसे कि कई बार क्या होता है कि मतलब कि सेलर को कोई शूटेबल, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए चाहिए, चाहे कोई मेडिसिन भी ले सकते हैं हम इसके अंदर, तो वो चीज़ उसे मैच करनी चाहिए। ठीक है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए। ठीक है, अगर मैच नहीं कर रही है डिस्क्रिप्शन के साथ में तो भी वो केस फाइल कर सकता है। सेल्स बाय प्रोफेशनल्स, अगर प्रोडक्ट क्या होता है कि प्रोफेशनल सेल कर रहे हैं और वो उसको मीट आउट नहीं कर रहा है प्रोडक्ट, तो भी कस्टमर क्या कर सकता है, उसके लिए केस फाइल कर सकता है। स्टैचुरी एक्सेप्शंस, इसके अंदर क्या आएगा, काफ़ी सारे प्रोटेक्शन लॉज भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं, जो सेलर्स के जो एडिशनल ऑब्लिगेशंस डाल देते हैं सेलर के ऊपर। ठीक है, तो जो क्या आता है एक्सेप्शन में आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैवे टेम्पटर की। ठीक है, तो ये लॉ क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स को अनफेयर प्रैक्टिसेस से और फ्रॉड से, फेयर मार्केट प्लेस से। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं साथ में, एक दो टॉपिक है कंडीशन जो हमने अभी पढ़ा। सच्ची इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो इसमें हमारा कंप्लीट हो चुका है ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर किसी भी तरीके से आपको लगे कि भी कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है या फिर कुछ कहीं पे भी मिस रिप्रेजेंट किया गया है, देन प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।